नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के पार्ट वन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट वन का टॉपिक है भारतीय संविधान का, ये जो भी अभी अपकमिंग HPRCA या हिमाचल में एग्ज़ाम होने जाने जा रहे हैं, जैसे चाहे वो JBT हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे JOIT, चाहे हाई कोर्ट क्लैरिकल वाला हो, इन सभी में ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि भारतीय संविधान है क्या चीज। तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या चीज है। तो पहली बात देखिए, ये जो भारतीय संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हमारे देश का सुप्रीम कानून है जिसके द्वारा हमारा देश चलाया जाता है। तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का सुप्रीम कानून है जिसके माध्यम से हमारा देश रन किया जाता है। कि पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए जो देश में सुप्रीम कानून है, उसी कानून का नाम क्या है? भारतीय संविधान। अभी याद रखिए, ये जो भारतीय संविधान है, इसको सिर्फ एक समझने के लिए एक ऐसा मानिए कि जिस तरह की आपकी कोई भी बुक होती है, जैसे चाहे मैथमेटिक्स की किताब होगी, हिस्ट्री की होगी, पॉलिटी की, मैंने मान लिया कि ये सिमिलर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक मैथ की किताब होती है। कि जिस तरह ये जो भारतीय संविधान किताब है, सेम किसकी तरह है? जिस तरह मैथ की किताब होती है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी मानना मान लीजिए। देखिए, जो भी किताब होती है, उस किताब में एक चीज होती है, जैसे क्या होता है? चैप्टर। तो किताब के अंदर क्या होता है? चैप्टर। सेम चीज भारतीय संविधान, चैप्टर या इसको हम लेसन भी बोलते हैं, सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, पर उसको वहां पे चैप्टर ना बोल के क्या बोला है? पार्ट। तो जो किताबों में चीज चैप्टर है, वही संविधान, जो भारतीय संविधान किताब है, उसमें उसको चैप्टर ना बोल के क्या बोला गया है? पार्ट। सेम हर चैप्टर की आगे फर्दर एक्सरसाइज जब प्रश्नावली होती है, तो याद रखिए हर किताब के अंदर चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होती है। उसी तरह जो भारतीय संविधान है, उसके अंदर जो चैप्टर है, उसको चैप्टर ना बोल के क्या बोला गया है? पार्ट। और पार्ट के अंदर जो एक्सरसाइज है, उसको एक्सरसाइज ना बोल के क्या बोला गया है? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब माने अनुच्छेद। याद रखिए कि हर किताब के अंदर एक चैप्टर है, सेम भारतीय संविधान के अंदर जो चैप्टर है, उसको चैप्टर ना बोल के क्या बोला है? पार्ट। हर पार्ट के अंदर एक्सरसाइज है, भारतीय संविधान में उस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज ना बोल के क्या बोला है? आर्टिकल। याद रखिए हर एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। सेम भारतीय संविधान में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखिए हर एक्सरसाइज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। जैसे किताब में देखोगे तो एक्सरसाइज के इधर ऐसे बॉक्स बनाया होगा, उसमें बूझो तो जानो जैसे ऐसी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख दी होगी। सेम जो आर्टिकल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, उसको आर्टिकल के बीच में रख के अलग से लिख दिया, उसी को भारतीय संविधान का शेड्यूल या अनुसूची बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान का शेड्यूल या अनुसूची। उसके बाद याद रखिए हर बुक में कुछ स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये बुक किसके रिगार्डिंग है। तो जो भारतीय संविधान की इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन की क्या है, ये भारतीय संविधान किससे रिलेटेड है, तो उसी को जो क्रक्स होता है कि हर किताब के अंदर, कि इस किताब के अंदर मैं इस चीज का वर्णन करने जा रहा हूं, पहला पेज जैसे एक्नॉलेजमेंट होती है, उसी टाइप का भारतीय संविधान में उसको क्या बोला गया है? प्रेम्बल। तो याद रखिए जो भारतीय संविधान बुक है, इसको क्या मानिए? सिंपल उसी तरह की किताब है जिस तरह किसकी बुक होती है? मैथमेटिक्स की किताब। हर किताब के अंदर क्या है? लेसन होता है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो लेसन जो चैप्टर है, उसको लेसन जो चैप्टर ना बोल के क्या बोला है? पार्ट। हर लेसन जो चैप्टर के अंदर क्या होती है? एक्सरसाइज। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर जो एक्सरसाइज है, उसको एक्सरसाइज ना बोल के क्या बोला है? आर्टिकल। हर एक्सरसाइज की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए भारतीय संविधान की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे पार्ट, लेसन, आर्टिकल, एक्सरसाइज, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। और जो पूरा इस बुक का क्रक्स है कि ये बुक किसके रिगार्डिंग है, जो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। तो समझ आया कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर पार्ट है, पार्ट के अंदर आर्टिकल है,
आर्टिकल की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोला है, शेड्यूल। और जो इस भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है उसको जानना है, वो कहाँ लिखा है, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। तो पहले अभी हम जानेंगे, देखिए पहले सबसे पहले ये जानना हमने कि ये जो भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान हमारे देश का सुप्रीम कानून है जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। इस किताब के अंदर याद रखिए जो चैप्टर हैं उनको पार्ट बोला, जो एक्सरसाइज है उसको आर्टिकल बोला गया है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको शेड्यूल बोला गया है, और जो इस संविधान के अंदर है क्या, कि किस तरह का हम देश बनाना चाहते थे, किस तरह की राज व्यवस्था रखना चाहते थे, वो सब कुछ एक क्रक्स दिया है, उसको क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। तो अभी हम पार्ट 1 के बारे में देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का पार्ट 1 है। देखिए इससे पहले भी जो अगर हम संविधान पढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, तो पहले ये क्लासें होती हैं कि संविधान की फॉर्मेशन कैसे हुई, कितने संविधान सभा कैसे बनी, वो वाली क्लास हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ पार्ट 1 से, क्योंकि मैं उस क्लास को लेता हूँ सबसे लास्ट में। तो लास्ट में मैं पूरा बता दूंगा कि हाँ इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा फॉर्मेशन हुई थी, उस संविधान सभा के इतने मेंबर थे, कैसे इलेक्ट हुई, वो सब बता दूंगा। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, पार्ट 1। जिस तरह पार्ट 1 अगर ये मैथमेटिक्स की किताब होती तो इसका नाम क्या होता, चैप्टर 1, पर संविधान चैप्टर ना बोल के क्या बोलता है, पार्ट। तो जो पार्ट 1 है उसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब मैंने बोला था कि हर चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होती है, उसी तरह जाते मान लीजिए ये चैप्टर 1 है तो संविधान के अकॉर्डिंग इसको चैप्टर 1 ना बोल के क्या बोला जाएगा, पार्ट 1, और इसको एक्सरसाइज ना बोल के क्या बोला जाएगा, आर्टिकल। तो जो पहला चैप्टर है हमारे संविधान का, उसके अंदर कितनी एक्सरसाइज हैं, 1 से लेके 4 तक, तो इसको चैप्टर ना बोल के हम क्या बोलेंगे, पार्ट। और कितने अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। तो सबसे पहले हम वे पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 1 जो आर्टिकल 1 है, इसमें क्या चीज बताई गई है, कि आर्टिकल 1 है क्या, किसके बारे में ये बताता है। तो इसमें बहुत अच्छी चीज लिखी है, इंडिया, आगे क्या लिखा है, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें 2 चीजें हैं, याद रखिए, इंडिया दैट इज भारत, याद रखिए कि इंडिया वही भारत है, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया। जो इंडिया है उसका दूसरा नाम क्या है, भारत, वो क्या होगा, राज्य का संघ। तो जो आर्टिकल 1 है वो 2 चीजों से डील कर रहा है, देखिए इधर लिखा है मैंने 2 थिंग्स से, 2 चीजों से डील कर रहा है। एक बता रहा है हमारे देश का नाम, दूसरा बता रहा है हमारे देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, की हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो एक क्या बता रहा है आर्टिकल 1, हमारे देश का नाम, दूसरा क्या बता रहा है कि हमारे देश की जो पॉलिटी होगी वो कैसी होगी। तो पहले देखिए नाम क्या बता रहा है, कि इंडिया दैट इज भारत। तो याद रखिए, एक तो बता रहा है नेम ऑफ कंट्री, दूसरा क्या बता रहा है, टाइप ऑफ पॉलिटी, कि किस तरह का इस देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो पहला तो देखिए नाम बता रहा है कि 2 नाम है हमारे देश के, एक है इंडिया, दूसरा है भारत। एक क्या है, इंडिया, दूसरा है भारत। अभी ऐसा क्या कि ऐसा क्या हुआ कि जैसे हमारे घर में रख देते हैं बच्चे के 2-2 नाम, उसी तरह जो हमारे संविधान लिखने वाले थे उन्होंने भी क्या किया, हमारे देश के 2 नाम लिख दिए। जैसे हमारे अम्मा जो दादा दादी होते हैं वो क्या चाहते हैं कि बच्चे का कोई ऐसा सिंपल सा नाम रखा जाए, पर मम्मी पापा चाहते हैं थोड़ा मॉडर्न नाम रखा जाए। सेम संविधान सभा वालों के सामने भी सेम प्रश्न था। कुछ चाहते थे कि भारत का ट्रेडिशनल नेम रखा जाए, कि जो हम अपना ये नया देश बना रहे हैं इसका ट्रेडिशनल नाम रखा जाए, और कुछ चाहते थे कि इसका मॉडर्न नाम रखा जाए। तो जो भारत का जो हम ये नया देश बना रहे हैं इसका ट्रेडिशनल नेम क्या है, भारत। तो इसलिए चाहते थे कि जो नया देश है उसका नाम क्या रखेंगे, भारत, पर इसका मॉडर्न नेम क्या है, इंडिया। तो संविधान सभा में इसी चीज को लेकर डिबेट होगी कि जो हम ये जो कंट्री बनाएंगे आजादी, क्योंकि 1947 में अंग्रेजों से जब आजाद होगा भारत, तो हमारे देश का नाम क्या होगा, कि भारत होगा या इंडिया होगा। तो संविधान सभा ने डिसाइड किया कि जो हमारा देश का नाम होगा वो दोनों नाम होंगे, भारत भी होगा, इंडिया भी होगा, इस पे कोई डिबेट नहीं करनी है। जिसको इंडिया बोलना है इंडिया बोल लीजिए, भारत बोलना है भारत बोल लीजिए। इसलिए हमारे देश का दोनों नाम है, इंडिया भी है, भारत भी है, पहला ही आर्टिकल। अब जो याद रखिए, ये तो नाम है, इसमें क्या समझाना और क्या समझना, सिंपल बात है कि नाम दोनों है। डिबेट हो गई थी, कुछ चाहते थे ट्रेडिशनल नाम रखना है जो क्या है, भारत,
कुछ चाहते थे मॉडर्न नाम रखना है, संविधान सभा ने डिबेट ही खत्म कर दी, दोनों नाम ऐड कर दी। अब दूसरी चीज है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है कि जो इंडिया भारत है ये क्या है, राज्यों का संघ है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें सबसे पहले यही चीज समझनी है, क्योंकि ये चीज समझ आई तो हमें अपने देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो अभी पहले ये चीज समझते हैं कि ये है क्या, कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट, तो पहले देखिए एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरेशन। ये तीनों चीजें पढ़नी है। पहले क्या है, यूनियन, एक स्ट्रक्चर यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। यूनियन क्या होता है, याद रखिए, इसमें क्या होता है कि पहले देश की फॉर्मेशन होती है, उस देश से पहले कंट्री बनती है, उस कंट्री से स्टेट की फॉर्मेशन की जाती है। यूनियन में क्या होता है कि पहले देश बनता है, उस देश से आगे फर्दर स्टेटों की फॉर्मेशन होती है। इस याद रखिए, इसमें ध्यान से रखना है कि जो आपकी कंट्री, पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, कंट्री, उससे क्या फॉर्मेशन की जाती है, स्टेटों की। इसमें याद रखिए एक होता है सेंटर गवर्नमेंट, जो हमारे देश की सरकार होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर गवर्नमेंट, और एक राज्य की सरकार होती है उसमें उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन के मामले में जो यूनियन होता है उसमें पावरफुल होती है सेंटर गवर्नमेंट। जो सेंटर है बहुत पावरफुल होता है किस कंपैरिजन में, स्टेट। अगर याद रखिए जो भी स्टेट इस यूनियन में, अगर यूनियन से ये देश बना है, इस देश से स्टेटें बनाई गई हैं, जैसे एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, ऐसे स्टेट बना दिए हैं। तो इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर बहुत पावरफुल होता है एज कंपेयर टू स्टेट। कल को इस स्टेट को लगता है कि मेरे को इस यूनियन से अलग होना है, कि ये जो भारत नाम की यूनियन है इससे अलग होना है और मेरे को एक अलग देश बनाना है, तो एक यूनियन में कभी भी कोई स्टेट अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास इतनी पावर ही नहीं होती। उसमें पावरफुल कौन होता है, सेंटर पावरफुल होता है, स्टेट पावरफुल नहीं होता। तो पहले क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि पहले देश बनता है, देश से स्टेटों की फॉर्मेशन की जाती है। सेंटर गवर्नमेंट इसमें ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। कल को अगर किसी स्टेट को लगता है, जैसे मान लीजिए अभी, जैसे हम मान लेते हैं कि पंजाब है, पंजाब को लगा कि मेरे को जो ये भारत है इस यूनियन में रहना ही नहीं है, मेरे को अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है पंजाब, कि मेरे को इस भारत से अलग होके एक अलग देश बनना है। अभी तो पंजाब भारत की स्टेट है, तो ये पंजाब कभी भी ये अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनियन के अंदर कोई भी स्टेट सेंटर से कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो ये यूनियन होता है। आगे आगे वाला स्ट्रक्चर है फेडरेशन। अब इसको फेडरेशन को समझिए। फेडरेशन, फेडरेशन में याद रखिए पहले स्टेट बनती हैं, स्टेटें आपस में मिलके कंट्री की फॉर्मेशन करती है। पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, स्टेट की, स्टेटें फर्दर आगे किसकी फॉर्मेशन करती है, कंट्री की। इसमें याद रखिए दोनों के पास इक्वल पावर होती है। पावर दोनों के पास कैसी है, इक्वल पावर। दोनों के, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, दोनों के पास बराबर पावर है। जितनी पावर सेंटर है रखता है उतनी ही पावर स्टेट रखता है। क्या भारत के केस में ऐसा है कि जितनी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास पावर है, एचपी गवर्नमेंट के पास पावर है, उतनी ही सेंटर गवर्नमेंट? नहीं, भारत के केस में सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, हिमाचल गवर्नमेंट के पास कम है। क्योंकि भारत है क्या है, इधर ही देख लीजिए, क्या है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है भारत इस मामले में। तो इसलिए याद रखिए जो फेडरेशन होता है उसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर होती है। स्टेटें मिलके कंट्री की फॉर्मेशन करती है और इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को अगर कोई स्टेट, जैसे मान लीजिए कि ये एक ए राज्य, ए कंट्री है, इसकी ये एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, ये तीन स्टेटें हैं। इन स्टेट में से फर्दर कल को इस स्टेट को लगता है कि मेरे को इससे अलग होना है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को तोड़ के वो जब चाहे अलग होके एक अलग कंट्री, जैसे स्टेट है ये भी कल को चाहे तो कंट्री बन सकती है। तो जो फेडरेशन होता है इसमें ध्यान रखना, सेंटर और स्टेट दोनों के पास सेम पावर होती है। स्टेट और सेंटर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जब भी स्टेट को लगेगा कि मेरे को इस देश के साथ नहीं रहना है,
मेरे को एक इंडिपेंडेंट होना है, वो इस एग्रीमेंट को तोड़ के कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो अगर विश्व में सबसे अच्छा फेडरेशन का एग्जांपल है तो यूएसए। यूएसए एक फेडरेशन है, 50 स्टेटें मिल के इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फॉर्मेशन, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फॉर्मेशन की है। कल को इन 50 में से किसी भी एक स्टेट को, न्यूयॉर्क को लगता है कि मेरे को यूएसए से अलग होना है, जो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था उस एग्रीमेंट को अलग कर देगी, चल जाएगी। इसमें याद रखिए यूएसए में जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि यूएसए क्या है, फेडरेशन है। अब याद रखिए ये दो, एक शब्द हो गया यूनियन, दूसरा हो गया फेडरेशन, तीसरा क्या है, कन्फेडरेशन। अब कन्फेडरेशन समझना, तीसरा शब्द है, पहला है यूनियन, दूसरा है फेडरेशन, तीसरा है कन्फेडरेशन। याद रखिए कन्फेडरेशन में भी सेंटर जो होता है वो कम पावरफुल होता है, स्टेट ज्यादा पावरफुल होती है। इस केस में सेंटर वीक होता है और स्टेट पावरफुल होती है, और ना इन दोनों के बीच में। जैसे याद रखिए इसमें भी पहले स्टेटों की फॉर्मेशन होती है, स्टेटें बाद में किसकी फॉर्मेशन करती है, देश की फॉर्मेशन। पर ज्यादा पावरफुल कौन होता है, जैसे फेडरेशन में दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों के पास इक्वल पावर है। यूनियन के पास ज्यादा पावरफुल कौन है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट। पर कन्फेडरेशन में उल्टा है, पावरफुल कौन है, स्टेटें ज्यादा पावरफुल होती हैं, और वीक क्या होता है, कंट्री वीक होती है, जो हमने देश बनाया वो वीक होता है। और याद रखिए इनमें इक्वल पावर है, पर जब स्टेट को बाहर निकलना है क्या तोड़ के निकलना है, एग्रीमेंट। इनमें बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, जब वो मन करे तब स्टेट इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो ये सबसे कमजोर रूप होता है। तो इसलिए याद रखिए भारत, अब याद रखिए जो भारतीय संविधान लिखने वाले थे उन्होंने भारत को फेडरेशन क्यों नहीं बनाया, क्यों यूनियन बना दिया, क्योंकि कन्फेडरेशन तो कोई मतलब नहीं बनता, इसमें स्टेटें बहुत पावरफुल है, जब मन करेगा तब निकल जाएगा। पर बात ये थी कि फेडरेशन तो अच्छा रूप है कि जितनी शक्ति राज्य के पास है उतनी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है, इक्वल पावर देते, और दोनों के बीच एग्रीमेंट भी है, ऐसा तो है नहीं जब मन किया तब चला गया। तो याद रखिए इसको यूनियन बनाने के पीछे कुछ वजह थी। जब भारत को यूनाइट किया था तो 552 प्रिंसली स्टेट को मिला के एक भारत बनाया था, और उस भारत को फर्दर 28 स्टेट्स एट प्रेजेंट देखा जाए और 8 यूटी में बांटा था। अगर इस सोचिए इतनी यूनाइट करने के बाद अगर फेडरेशन बनाते और कल को जो ये राजे रजवाड़े थे इनका दिमाग फिर जाता और फिर ये बोलते कि हमें इस भारत में रहना ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उनको 3 अधिकार दे दिए थे कि जा तो आप इंडिया में मिल जाइए, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, जा तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर इंडिपेंडेंट रह जाइए। तो इन राजे रजवाड़ों का दिमाग फिर जाता, और जिस भारत को यूनाइट करने में सरदार पटेल जी ने इतनी मेहनत की है वो दोबारा टूट जाता, टुकड़ों में टूट जाता है। इसलिए संविधान सभा ने भारत को क्या बनाया, देखिए फेडरेशन ना बना के क्या बनाया, यूनियन। तो अब याद रखिए कि ये यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन को याद कैसे रखना है, इसको ध्यान से देखिए कि यूनियन क्या है। जैसे आपने जब घर का काम लगाते हैं तो आप ईंटें मंगाते हैं, ईंटों के लिए आप ऐसे उसकी क्या कर देते हैं, एक जट्ठा लगा देते हैं। तो इस जट्ठे में ईंट निकालना, जैसे एक जट्ठा है, इसमें क्या किया है, ऐसे आया है, आपके ट्रक से ईंटें उठा रही है, उसको एक जगह पे जट्ठा लगा दिया है। उसके बाद याद रखिए इससे ईंट लेके ये एक दीवार बना दी है, ठीक है। दीवार क्या कि यहाँ ईंटें लगा दी हैं, ये ईंटें लगा दी हैं, और बीच में इसमें प्लस्तर कर दिया है, और एक ये वाली दीवार है इसमें ईंटें लगा के ऊपर से प्लस्तर भी कर दिया है। तो याद रखिए जिस दीवार पे प्लस्तर हो चुका है वो यूनियन है, जिस दीवार पे प्लस्तर नहीं हुआ है वो फेडरेशन है, जो सिर्फ ईंटों का जट्ठा है वो कन्फेडरेशन है। इसके अंदर जो ईंटें हैं, याद रखिए ये पूरा का पूरा जट्ठा कंट्री है, अंदर जो ईंटें हैं वो स्टेट है। तो मेरे को ये बताइए कि इसमें से सबसे आसान तरीका कहाँ पे है ईंट निकालने का, इस जट्ठे से जब चाहो तब ईंट निकाल लो। अब जब इससे ईंट निकालनी है तो साइड साइड का प्लस्तर तोड़ना पड़ेगा, कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो तोड़ना पड़ेगा, तभी ईंट निकालेगी, और इससे तो निकल नहीं सकती क्योंकि इसके ऊपर तो प्लस्तर हो चुका है। अगर पूरी की पूरी ईंट निकालोगे तो ईंट ही टूट जाएगी, पर दीवार तो नहीं टूटेगी क्योंकि प्लस्तर हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए यूनियन बनाया, इसलिए ध्यान रखना है। अभी आगे मैंने लिखा है कि यूनियन होता क्या है, अभी ध्यान से देखना है। देखिए
ये है यूनियन। यूनियन में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट हैज लेस ऑटोनॉमी, कि उसके पास पावर ही नहीं होती है, और ना वो कभी भी, देखिए कभी भी उस यूनियन से अलग नहीं हो सकती, कि कल को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा इनको लगे कि नहीं हम भी अपना एक अलग देश बनाएंगे, अलग ही नहीं हो सकते, क्योंकि भारत क्या है? यूनियन है। इससे आप अलग ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास ज्यादा पावरफुल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या लिखा है? पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड, इक्वल पावर है दोनों के बीच में। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में इक्वल पावर है। दूसरी, बोथ हैव इंडिपेंडेंट देयर ओन एरिया, अपने अपने एरिया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो क्या है? यूएसए। यूएसए क्या है? फेडरेशन है, दोनों के पास इक्वल पावर है। याद रखिए, ये स्टेट है, ये सेंटर है, दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। जब इस स्टेट को लगेगा कि मैं जो ये देश बनाया है इसके साथ रहना अब मेरे हित में नहीं है, उस एग्रीमेंट को तोड़ के वो स्टेट क्या कर सकती है? इंडिपेंडेंट। और कन्फेडरेशन में तो क्या है? सेंटर वीक है, स्टेट क्या है? ज्यादा पावरफुल है, और स्टेट क्या लिखा है? लीव एनी टाइम। तो ये तीनों समझ आया? एक है यूनियन, एक है फेडरेशन, एक है कन्फेडरेशन। यूनियन में कभी भी कोई भी स्टेट सेंटर गवर्नमेंट जो हमारा देश होता है उससे अलग ही नहीं हो सकती। तो यूनियन में क्या है? पहले देश बनता है, देश से स्टेटें बनती है। कोई भी स्टेट, इस जो भी देश यूनियन होगा उससे अलग हो ही नहीं सकती। फेडरेशन में दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों के बीच बस एक एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को तोड़ के अलग हो सकती है। और इसमें तो जब चाहे तब स्टेट जा सकती है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल कौन है? स्टेट है। तो ये समझ आया? पहला आर्टिकल 1 पूरा समझ आया कि आर्टिकल 1 दो चीजें बता रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिए आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बता रहा है? इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया जो क्या होगा? भारत। ये क्या होगा? हमारे देश का नाम। तो मैंने क्या बोला है कि नेम ऑफ कंट्री। तो हमारे देश का नाम क्या है? एक तो इंडिया, एक क्या है? भारत। इसमें से ट्रेडिशनल कौन सा है? ये ट्रेडिशनल। ये कौन सा है? मॉडर्न। और दूसरी चीज क्या बना रहा है? क्या बता रहा है? हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो हमारा देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, कि ये राज्यों का परिसंघ है। याद रखिए, इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। कोई भी एक क्वेश्चन बताइए कि कोई भी स्टेट, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, क्या भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत क्या है? यूनियन। और यूनियन में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? देश, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये आर्टिकल 1 था, समझ आया? अब आर्टिकल 2 देखते हैं। अभी आर्टिकल 1 पूरा खत्म नहीं हुआ। आर्टिकल 1 में देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कि जो आर्टिकल 1 है वो बता रहा है कि जो भारत की टेरिटरी है वो 3 कैटेगरी में, कि जो पूरा का पूरा भारत है, जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जो पूरा का पूरा ये इंडिया का क्षेत्रफल बन रहा है वो 3 के क्षेत्रफल, तीनों के क्षेत्रफल को मिला के बन रहा है। जैसे इधर देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश का जितनी भी हमारी स्टेटें हैं, इन सभी का एरिया, इन सभी की टेरिटरी, तो क्या है? टेरिटरी ऑफ स्टेट। जैसे हिमाचल, जो हिमाचल का एरिया है, आगे फर्दर एक किसके एरिया में ऐड हो रहा है? इंडिया के एरिया में। याद रखिए ना, ये बहुत बड़ा पूरा का पूरा देश है हमारा भारत, उसमें इतना छोटा क्या है? एचपी। इतना सा एरिया किसका है? एचपी का। और इतना सा आगे किसका एरिया है? पंजाब का। इसी तरह इधर है गुजरात का। तो इन सभी स्टेटों के एरिया से मिला के किसका एरिया बन रहा है? आगे फर्दर जो हमने देश बनाया, उस देश का नाम क्या है? इंडिया। तो याद रखिए, एक क्या है? टेरिटरी ऑफ स्टेट, तो बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या है? टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। जैसे याद रखिए, इधर क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो ये जो भी इनका एरिया है, फर्दर किसका एरिया है? देखा जाए तो भारत के एरिया ही है। याद रखिए, भारत में जैसे मैं बोलूं कि इतना सा एरिया हिमाचल प्रदेश का है, और ये भारत क्या है? भारत, ये पूरा का पूरा भारत का है। ये एरिया जम्मू कश्मीर का है। तो ये एरिया किसके अंडर आता जा रहा है? देखिए हिमाचल का है, पर अल्टीमेट किसका है? भारत का है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का है, पर किसका होता जा रहा है? भारत का है। उसी तरह इधर लद्दाख का है, इधर दिल्ली का है। तो जितनी भी इधर देखिए, ये थोड़ी हम बोल देते हैं कि जो अंडमान निकोबार है, जो लक्षद्वीप है, ये भारत का एरिया नहीं है। ये भी तो भारत का एरिया है, बेशक यूटी का एरिया है, पर हमने क्या बोला है कि ये देखिए, हमने जो पूरा का पूरा देश बनाया है उसको फर्दर 28 कितनी स्टेट में और यूटी में। अब याद रखिए, ये दो चीजें तो समझ आ गई कि जितना भी स्टेटों का एरिया है, चाहे यूटी का एरिया है, फर्दर किसका एरिया बना देता है? भारत का एरिया।
पर जो तीसरी वाली लाइन है वो देखिए, संविधान लिखने वालों का दिमाग देखिए, तीसरी लाइन क्या लिखी है, टेरिटरी दैट एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अगर किसी विदेशी भूमि को भी भारत क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उसकी जो टेरिटरी होगी, कि उसका क्षेत्रफल होगा, वो भी किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इंडिया का। जैसे मान लीजिए ये तो देखिए, ये है पूरा का पूरा इंडिया, इसके अंदर है ये हिमाचल का एरिया, ये पंजाब का एरिया, ये है गुजरात का एरिया, ये राजस्थान का एरिया, ये ऊपर जम्मू कश्मीर। अगर मान लीजिए कल को यहाँ पे है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाले एरिया को कल को भारत एक्वायर कर लेता है, तो ये जो पाकिस्तान का एरिया होगा ये भी किसका एरिया हो जाएगा, इंडिया का। तो इसलिए लिखा है कि कल को अगर कोई हम नई टेरिटरी भी एक्वायर कर लेते हैं, उसका एरिया भी किसका एरिया हो जाएगा, भारत का एरिया। तो सिंपल सा आर्टिकल 1 बताता है कि जो भारत की टेरिटरी होगी वो किन की टेरिटरी को मिला के बनेगी, जितनी भी स्टेट हैं उनके टेरिटरी को, जितनी भी यूटी हैं उनकी टेरिटरी को, और कल को अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं तो उसकी टेरिटरी को मिला के भी क्या बन जाएगा, भारत का एरिया। तो ये आगे देखिए फर्दर एक बात इसी आर्टिकल में ऐड कर दी है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी देखिए चैप्टर होता है, चैप्टर के बाद एक्सरसाइज की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको अलग से लिखा जाता है। तो इसलिए संविधान वाले एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, आर्टिकल, और जो आर्टिकल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको कहाँ पे लिख दिया जाता है, शेड्यूल। तो याद रखिए ये क्वेश्चन सबके सामने है कि जो ये आप पूरी इंडिया की टेरिटरी बता रहे हैं, इस इंडिया की टेरिटरी आप बोल रहे हैं स्टेटों से मिलती है, यूटी से मिलती है, एक्वायर्ड टेरिटरी। तो उन्होंने बोला कि आप जानना चाहते हैं कि इस यूनियन के अंदर कितनी स्टेटें हैं, इस यूनियन जो आपने यूनियन बनाई है, इस यूनियन जिसका नाम भारत है, इसके अंदर कितनी स्टेट हैं, कितनी यूटी हैं, कितनी एक्वायर्ड टेरिटरी हैं, वो देखने के लिए हमने सभी का नाम कहां पे लिख दिया है, शेड्यूल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के अगर पहले शेड्यूल, पहली अनुसूची में देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ये बताया है कि इस राज्य जो हमने ये यूनियन बनाई है, इस यूनियन के अंदर कितनी स्टेट हैं, कितनी यूटी हैं और कितनी एक्वायर्ड टेरिटरी है। तो एट प्रेजेंट इस यूनियन के अंदर कितनी स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं, उन 28 की 28 स्टेट का शेड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा है, नाम लिखा है। 8 यूटी हैं, 8 की 8 यूटी का क्या लिखा है, नाम। एक्वायर्ड टेरिटरी 0 है, इसलिए वो तो है ही नहीं अभी, तो उसको कहां से लिखना है। इसमें क्या किया है, देखिए क्या बोला है कि जो आर्टिकल 1 है, आप सिंपल सा बोल रहे हो कि जो भारत की टेरिटरी है वो 3 टेरिटरी से मिलकर बन रही है, एक टेरिटरी ऑफ स्टेट, एक टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी, और एक टेरिटरी यूटी की टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी। तो उन्होंने पूछा कि इसमें कितनी स्टेटें हैं, कितनी यूटी हैं, कितनी एक्वायर, बोले नाम चेक करना चाहते हैं, उनका कितना एरिया है, उसको कहां पे चेक करिए, शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में जब देखा तो उसके अंदर कितनी है, 28 स्टेट है, हर स्टेट का नाम लिखा है, हर स्टेट का एरिया बताया है, हर यूटी का नाम लिखा है, हर यूटी का एरिया लिखा है। एक्वायर्ड टेरिटरी तो है ही नहीं, तो 28 स्टेट, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उसी तरह 8 यूटी, सबका नाम लिखा है, सबका एरिया बताया है। ये सारा आर्टिकल 1 था। तो आर्टिकल 1 में सिंपल सी बात है, एक तो बताया हमारे देश का नाम, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तीसरा ये बताया कि ये जो पूरा का पूरा हमारा यूनियन है, जो हम देश बना रहे हैं भारत, ये किससे मिलके बन रहा है, 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 2। अब है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का टाइटल, जो टाइटल है, क्या नाम है उसका, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब याद रखिए, बोला कि ठीक है, ये जो आपने यूनियन बना दी, इस यूनियन के अंदर एट प्रेजेंट कितनी स्टेटें हैं, 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटी हैं। ये क्या क्या कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी यूटी है, इन सबको कहां पे लिख दिया, शेड्यूल 1, क्योंकि ये किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इसको किस में लिख दिया, शेड्यूल 1 में, आर्टिकल 1 में। जैसे मैंने बोला था ना, एक्सरसाइज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किताब के साइड में लिख दी जाती है, उसी तरह जो हमारे आर्टिकल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी उसको आर्टिकल के बीच में लिख के शेड्यूल में लिख दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कल को अगर इस यूनियन में जो हमने यूनियन बनाया है भारत, इसकी अगर हमें कोई नई स्टेट एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा,
कि जो जो ये यूनियन बनाई है इसके अंदर नई स्टेट बनानी है, क्या प्रोसीजर होगा। तो याद रखिए जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है सेंटर गवर्नमेंट वाली पंचायत, उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। जैसे रखिए जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाती है, उस बॉडी का नाम क्या है, पार्लियामेंट। तो बोला वो पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट कि इस यूनियन में एट प्रेजेंट तो 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। इसके अलावा अगर कोई नई स्टेट क्रिएट करनी है, जैसे कल को 29th स्टेट बनानी है, तो वो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। जो हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाती है उसको क्या बोलते हैं, संसद। हिंदी वाले इसको संसद बोलते हैं, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। जैसे याद रखिए हमारे देश में ऐसा चलता है ना कि इधर देखिए थोड़ा सा, ये है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इधर देखिए सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ी पंचायत है नियम कानून बनाने वाली, पार्लियामेंट है। उसी तरह हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल। याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कानून बनाने पूरे देश के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो पूरे देश के लिए जो कानून बनाने वाली बॉडी है उस बॉडी का नाम क्या है, संसद, द पार्लियामेंट। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे इसके बारे में डिटेल में। और सेंटर जो राज्य के लिए, देखिए राज्य का अपना नियम कानून होता है, स्टेट का अपना, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है वो क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट, द संसद। जो राज्य के लिए कानून बनाता है वो राज्य का विधानमंडल होता है। तो जो नई स्टेट एस्टेब्लिश करनी है वो पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास पावर होगी। क्या, पर याद रखिए इस केस में इन्होंने साफ लिख दिया कि ये जो नई स्टेट होगी, क्या लिखा है, न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 2 में नई स्टेट की फॉर्मेशन की जा रही है, और पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि जो नई स्टेट फॉर्मेशन करनी है उसकी पावर किसके पास में है, संसद में। संसद जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, याद रखिए वो जो हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है, उसका नाम है संसद। उसी के हाथ में पावर है, वही क्या बनाएगी, नई स्टेट। पर जो ये नई स्टेट है ये इस यूनियन में, यूनियन का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए यूपी, यूपी से, जैसे यूपी का कोई पूर्वांचल वाला एरिया तोड़ के अब पूर्वांचल एक नई स्टेट है, तो ये तो पहले से यूनियन का पार्ट था ना, यूपी के एरिया को तोड़ के आप नई स्टेट बना रहे, नहीं। उन्होंने पहले बोल दिया कि आर्टिकल 2 के अंदर जो नई स्टेट की फॉर्मेशन करेगी कौन, पार्लियामेंट, वो इस यूनियन का पार्ट नहीं होना चाहिए कि यूपी को तोड़ के, जैसे यूपी से पूर्वांचल, जैसे यूपी से हमने क्या बनाया था, उत्तराखंड, तो ये तो पहले भी यूपी का पार्ट था, इस यूनियन का पार्ट था ना, उसको अलग करके उत्तराखंड बनाया, नहीं, वो इस पार्ट, इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इसको ध्यान से देखेंगे, ये तो देखिए ध्यान से इसको आर्टिकल को कि ये कौन सी नई स्टेट की फॉर्मेशन की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा भारत है, कल को ये पाकिस्तान में इधर क्या है, सिंध, इस सिंध को भारत का हिस्सा बनाना है, तो सिंध को भारत का हिस्सा बनाना है, किस आर्टिकल से बनेगा, आर्टिकल 2 से। क्योंकि याद रखिए सिंध अभी भारतीय यूनियन का पार्ट नहीं है, अभी भारतीय यूनियन में टोटल कितनी है, 28 स्टेट हैं। अगर सिंध को 29 स्टेट बनाना है तो किस आर्टिकल से बनेगी, आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 से सिंध को अगर नई स्टेट बनानी है, पावर किसके हाथ में होगी, पार्लियामेंट। जो हमारे देश की सबसे बड़ी संसद है वो क्या करेगी, सिंध को भारत की नई स्टेट बना देगी। तो इसलिए एट प्रेजेंट जो इंडिया है कितने स्टेटों से मिलकर बनता है, 28। कल को अगर सिंध को भारत हिस्सा बना लेता है तो कौन सी स्टेट बन जाती है, 29। अभी ये ध्यान से समझना है, ये वाला आर्टिकल में थोड़ा इसका यूज हुआ है, ऐसा नहीं है कि कभी यूज हुआ ही नहीं है। अभी इसको देखिए ध्यान से, इधर इधर देखिए 1975, इससे पहले सिक्किम इस यूनियन का हिस्सा ही नहीं था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब सिक्किम भारत की स्टेट ही नहीं थी। सिक्किम को हमने स्टेट बनाया है 1975 में। 1975 से पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थी, राज्य के अंडर आती थी। जिस तरह से ये देखिए भारत है, भारत के इधर क्या है, नेपाल, इधर सिक्किम, इधर क्या है, भूटान। तो याद रखिए ये बीच में क्या है, सिक्किम। जिस तरह नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री है
भूटान इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसी तरह 1975 तक सिक्किम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। सिक्किम को भारत का हिस्सा 1975 में बनाया गया। कैसे बनाया? देखिए 1959 में चाइना ने, इधर एक बहुत बड़ा एरिया होता था नेपाल के ऊपर, जैसे नेपाल के ऊपर बहुत बड़ा एरिया था, ये नेपाल है, ये है नेपाल, ये है सिक्किम। नेपाल के ऊपर ये बहुत बड़ा एरिया था, नाम था तिब्बत। इस तिब्बत पे 1959 में चाइना ने अटैक कर दिया और पूरे के पूरे इतने बड़े तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब जब पूरे के पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो सिक्किम के राजा को डर लगा कि ये जब इतने बड़े तिब्बत को चाइना कब्जा गया तो इतने से सिक्किम को कैसे छोड़ देगा। इसलिए उसने पूरे सिक्किम को डर लगा, तो अब उसने नीचे एक बड़ा कंट्री कौन है, सिक्किम के नीचे देखेंगे तो इधर बड़ी कंट्री कौन है, भारत। इसलिए उसने भारत से हेल्प मांगी कि आप हमारी रक्षा कीजिए, पर भारत ने पूरी तरह रक्षा दी। अब सिक्किम छोटा सा है तो सिक्किम को डर है कि जो तिब्बत का हाल, चाइना तिब्बत का हाल कर रहा है, क्या भारत भी मेरा हाल कर सकता है। तब इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया, उसकी डर को खत्म करने के लिए। देखिए क्या था, चाइना ने किस पे अटैक कर दिया, तिब्बत पे, पूरे के पूरे तिब्बत को कब्जा लिया। जब सिक्किम को डर लगा तो सिक्किम ने किससे हेल्प मांगी, भारत से। जैसे ही उसने भारत से हेल्प मांगी तो उसने भारत के सामने ये प्रश्न रखा कि जो चाइना तिब्बत का हाल कर रहा है, क्या सिक्किम का हाल भी आप वो कर दोगे, या फिर एक इंडिपेंडेंट बाकी स्टेटों को आप जैसा रखते हो वैसे ही रखोगे। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला, ये 35वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी और उसके तहत एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 2A। इस 2A के अंदर सिक्किम को 1 साल के लिए एसोसिएटेड स्टेट बना दिया कि 1 साल के लिए आप भारत में रहिए। 1 ईयर के लिए क्या बना दिया, एसोसिएटेड स्टेट, कि 1 साल के लिए आप भारत में रहिए। आपको लगता है कि नहीं, भारत और चाइना में अंतर है, चाइना ने जो हाल तिब्बत का किया है भारत सिक्किम का वो कभी नहीं करेगा, तब आप इस यूनियन का पार्ट, जो ये भारत है, इस यूनियन का पार्ट बन जाना। नहीं लगेगा तो 1 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाना, बाहर चल जाना। 1 साल के बाद सिक्किम को लगा नहीं, चाइना और भारत में बहुत अंतर है, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने 36वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी 1975 में। इस आर्टिकल 2A के साथ जो सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया था, इस दर्जे को खत्म कर दिया और सिक्किम को भारत की फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। कौन सी, 22वीं। तो याद रखिए 1975 में जो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया, 22वां। तो सिक्किम कब भारत में ऐड हुआ है, 1975। उससे पहले सिक्किम भारत में था ही नहीं। तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन किस आर्टिकल से हुई, 2A के। तो याद रखिए पहले ये 35वीं अमेंडमेंट क्यों की, क्योंकि 1 साल के लिए उसको एसोसिएटेड स्टेट बनाया था कि आप भारत में रहिए। आपको लगता है कि भारत अलग है, आपको इंडिपेंडेंट रहने देगा, कि आप अपनी राज्य में सरकार चलाना, बाकी इस यूनियन से आपको लगेगा कि आप पूरी तरह प्रोटेक्ट हो। सिक्किम को लगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने 36वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, कब, 1975 में, और सिक्किम को भारत का क्या बना दिया, राज्य। तो इसलिए इस आर्टिकल को भी इसी अमेंडमेंट से खत्म कर दिया, क्योंकि अब एसोसिएटेड स्टेट तो रहा नहीं, अब क्या बन गया, फुल फ्लैश स्टेट। तो ये आर्टिकल 2 था। आर्टिकल 2 में क्या किया जाता है कि इस यूनियन में एक नई स्टेट बनाई जाती है, पर वो स्टेट जो पहले से इस यूनियन का पार्ट ना हो। ऐसा कब किया गया है, 1975 में। किसको भारत का पार्ट बनाया गया था, सिक्किम को। अब आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 3 है, देखिए ध्यान से देखना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम एग्जिस्टिंग स्टेट। जो स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रही है, याद रखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 में भी क्या लिखा था, किसकी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इधर भी नई स्टेट बन रही है, उधर भी नई स्टेट बन रही है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए आर्टिकल 2 में भी नई स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है, और आर्टिकल 3 में भी नई स्टेट, इसमें भी न्यू स्टेट बन रही है और इसमें भी क्या बन रही है, न्यू स्टेट। पर याद रखिए जो आर्टिकल 2 से नई स्टेट बनाई जा रही है वो पहले से उस यूनियन का पार्ट नहीं होनी चाहिए। यूनियन का पार्ट नहीं है, यूनियन बाहर से अगर बाहर से जब किसी स्टेट को नई स्टेट इस यूनियन में ऐड किया जाता है तो किससे, आर्टिकल 2। अगर पहले से वो उस यूनियन का पार्ट है, जैसे भारत यूनियन है, पहले से कोई स्टेट इस यूनियन का पार्ट है, उससे एक नई स्टेट, जैसे यूपी से किसको अलग कर दिया, उत्तराखंड को,
बिहार को से किस नई स्टेट बना दी, क्या बना दी, झारखंड। जिस तरह आंध्र प्रदेश से नई स्टेट बनाई तेलंगाना। तो इन प्रेजेंट स्टेटों को तोड़ के जो नई स्टेट बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, आर्टिकल 3 से। तो इसलिए देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर कोई पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसका एरिया बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, या उसका नाम ही चेंज कर देना है। जैसे आप देखते हैं कि अभी केरला ने अपना नाम बदल दिया है। अब केरला का नाम केरला ना रह के क्या रह गया, कर दिया है केरलम। तो ये नया नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो किससे चेंज हुआ है, याद रखिए केरला का नाम किस आर्टिकल से चेंज हुआ है, आर्टिकल 3 से। तो ये साफ साफ लिखिए, जो पहले से एग्जिस्ट स्टेट कर रही है उससे तोड़ के नई स्टेट बनानी है, या उसका नाम बदलना है। ये जो चेंज होगा किस आर्टिकल से होगा, आर्टिकल 3 से। तो अब बड़ी बात ये आ गई कि आर्टिकल 2 में नई स्टेट बनानी है तो सारी की सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसी के हाथ में ये पावर है, किसके हाथ में, पार्लियामेंट। तो ये जो आर्टिकल 3 में जो नई स्टेट बनाई जाती है इसमें भी सारी की सारी पावर किसके हाथ में आती है, पार्लियामेंट। देखिए क्या लिखा है, पार्लियामेंट हैज पावर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जैसे मान लीजिए अभी हिमाचल प्रदेश का एरिया छोटा है, कल को बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर को मिला दो, तो हिमाचल का इतना, तो हिमाचल का एरिया इंक्रीज करना है चाहे हिमाचल का एरिया डिक्रीज करना है। जैसे यूपी पहले इतना बहुत बड़ा था, अब यूपी से अलग कर दिया है किसको, उत्तराखंड को। तो किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, किसी की बाउंड्री चेंज करनी है, या किसी का नेम चेंज करना है, ये सब जो परिवर्तन करने हैं ये सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, पार्लियामेंट के हाथ में। और किस आर्टिकल से चेंज करता है, आर्टिकल 3 से। तो याद रखिए पावर किसके हाथ में, संसद से, और किस आर्टिकल से, 3 से। तो 2 और 3 में पता लगा, 2 में जो नई स्टेट बनेगी जो पहले से इस यूनियन का पार्ट नहीं होगी, बाहर से किसी स्टेट को अगर इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है तो आर्टिकल 2 से। पर पावर किसके हाथ में है, पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट। जो भारतीय संसद है उसी के हाथ में पावर है। अगर 3 से नई स्टेट बनानी है, किन स्टेट से, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे यूपी से तोड़ के क्या बना दिया, उत्तराखंड, बिहार से तोड़ के क्या बना दिया, झारखंड, मध्य प्रदेश से क्या तोड़ के बना दिया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तोड़ के क्या बना दिया, तेलंगाना। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है उनको तोड़ के एक नई स्टेट बनानी है, जब उनका नाम चेंज करना है तो किससे होता है, आर्टिकल 3। और दोनों केस में पावर किसके हाथ में है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, नाम क्या है, संसद या पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 3 में 2 कंडीशनें हैं, वो 2 कंडीशनें समझिए। पहली कंडीशन देखिए, देखिए आर्टिकल 2 क्या है, 2 कंडीशनें लगती हैं इन पे। पहली बात क्या है कि देखिए फर्स्ट है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है। तो पहली वाली कंडीशन समझिए क्या है, कि जो बिल रिलेटेड है, जो मान लीजिए कोई नई स्टेट है, जैसे हम यूपी है, यूपी से तोड़ के हमने क्या बनाना है, उत्तराखंड, इससे रिलेटेड जो बिल है कहां पे पेश होगा, पार्लियामेंट, क्योंकि पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट में। जब ये देखिए बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, आगे ध्यान से देखिए, ओनली प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर याद रखिए क्या है, यूपी से रिलेटेड है, जैसे यूपी को तोड़ के, यूपी से तोड़ के क्या बनाना है हमने, उत्तराखंड, इससे रिलेटेड जो बिल पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट में पेश करने से पहले हमें किससे परमिशन लेनी है, प्रायर मतलब होता है पहले, किससे परमिशन लेनी है, भारत के राष्ट्रपति से। पहले भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे, भारत के राष्ट्रपति परमिशन देंगे, उसके बाद ये कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि यही भारत की पार्लियामेंट। याद रखिए कि पहले क्या बोला कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज करना है उस पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो उससे चेंज से रिलेटेड बिल होगा पार्लियामेंट में तब इंट्रोड्यूस होगा, पहले उस पे कौन परमिशन देगा, राष्ट्रपति। कि पहले राष्ट्रपति से पूछिए कि ये चेंज करने जा रहे हैं कि यूपी से उत्तराखंड को अलग करने जा रहे हैं, आप परमिशन दीजिए, राष्ट्रपति परमिशन दे देंगे, बिल कहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं, कि प्रेसिडेंट हैं, वो परमिशन देने से पहले बिल को जिस राज्य में ये चेंज होने जा रहा है उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे। जैसे यूपी से हमने क्या करना है, यूपी है, इससे क्या तोड़ना है, उत्तराखंड अलग कर देना है। तो ये चेंज कहां पे होने जा रहा है, यूपी में। तो प्रेसिडेंट, जाते रखिए बिल पहले याद रखिए, लोकसभा और पार्लियामेंट में बिल पेश होने से पहले किससे परमिशन लेनी है, राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति परमिशन देने से पहले इस बिल को कहां पे भेजेंगे,
यूपी में, जो यूपी की विधानसभा, जो विधानमंडल है यूपी का, उस विधानसभा में, उसके विधानमंडल में भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि आपके राज्य में ये परिवर्तन हो रहा है, मेरे को 2 या 3 कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप सुझाव दीजिए। याद रखिए, स्पेसिफिक टाइम के अंदर सुझाव दीजिए। अगर यूपी 2 या 3 दिन के अंदर सुझाव दे भी देता है, राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, बाउंडेड नहीं है। ध्यान से देखिए दूसरी कंडीशन, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज प्रेफर, देखिए, द सेम बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, जिसमें चेंज हो रहा है। उसके बाद याद रखिए, ये मतलब पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, परमिशन देने से पहले उस बिल को जिस स्टेट में चेंज हो रहा है उस स्टेट के विधानमंडल के पे, जैसे कल को मान लीजिए हिमाचल का नाम बदलना है, तो हिमाचल में जो भी चेंज होगा तो इससे रिलेटेड जो बिल होगा वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा, क्योंकि हिमाचल पहले से यूनियन है। तो पार्लियामेंट में पेश होने से पहले किसकी परमिशन लेनी है, प्रेसिडेंट ने परमिशन लेने से पहले किसके पास भेजना है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के, और इनको बोलना है 2 या 3 दिन के अंदर मेरे को सुझाव दीजिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो भी सुझाव दिया होगा, राष्ट्रपति उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, बाउंडेड नहीं है पूरी तरह। देखिए इसमें साफ लिखा है नॉट बाउंडेड, देखिए आइदर एक्सेप्ट, आइदर और रिजेक्ट, मान भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहली 2 कंडीशन है आर्टिकल 3 में, नई स्टेट की वाई फॉर्मेशन करनी है, किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज करना है, चाहे नाम चेंज करना है, तो जो बिल पेश होता है वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। ये सारा का सारा चेंज करने की पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट। पर पार्लियामेंट पे 2 कंडीशनें हैं कि ऐसा बिल आप पार्लियामेंट में लाने से पहले किससे परमिशन लीजिए, राष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति परमिशन देने से पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति परमिशन देने से पहले जिस राज्य में ये चेंज हो रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, अभी केरला का नाम बदला है, तो केरला के जो केरला की विधानसभा है वहां पे बिल भेजा जाएगा, उससे सुझाव मांगा जाएगा। उसने सुझाव दे दिया, राष्ट्रपति मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई ऐसा नहीं है कि बाउंड है कि मानना ही पड़ेगा, नहीं। इसलिए याद रखिए कि देखिए क्या है कि जब चाहे, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जिस मर्जी स्टेट को तोड़ सकती है। जैसे यूपी से क्या अलग कर दिया, उत्तराखंड, बिहार से क्या अलग कर दिया, इसमें 2 मिनट, ये तो देखिए, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपी से क्या कर दिया अलग, उत्तराखंड, बिहार से क्या कर दिया, झारखंड, उसी तरह आंध्र प्रदेश से क्या अलग कर दिया था उन्होंने, तेलंगाना, और जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, उसको 2 यूटी में जोड़ दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे, केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य को तोड़ सकती है। पर याद रखिए, राज्य क्या केंद्र सरकार को तोड़ सकता है, राज्य तो इससे अलग तक नहीं हो सकता, राज्य के पास इतनी पावर ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल कौन है हमारे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाता है। तो राज्य देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसकी बाउंड्री बदल सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जो इंडिया है वो है क्या है, इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट, कि ये यूनियन है ये तो कभी भी नहीं टूट सकता है। टूट क्या सकता है, स्टेट में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए भारत को क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ, क्योंकि यूनियन तो कभी भी, इवन ये यूपी कभी ये नहीं सोच सकता कि मैंने इस यूनियन से अलग होना है, तो तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। पर यूनियन चाहे बिहार से झारखंड को भी अलग कर सकती है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग कर सकती है, जम्मू कश्मीर का पूरा अस्तित्व बढ़ा के उसको यूटी बना सकती है। तो यूनियन कभी भी नहीं टूटेगा, स्टेट जब चाहे तब टूट जाती है। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट, क्योंकि इनडिस्ट्रक्टिव है क्या है, यूनियन, जो कभी भी नहीं टूटेगा, और टूटेगा क्या है, स्टेट। तो ये आर्टिकल 3 था। अब आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 में सिंपल सी बात देखिए, आर्टिकल 4 में क्या बोला गया है कि जो भी चेंज आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के माध्यम से कर रहे हैं,
याद रखिए, इधर भी नई स्टेट की फॉर्मेशन की जा रही है, इधर भी नई स्टेट की फॉर्मेशन, कि जो भी चेंज आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के माध्यम से कर रहे हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। याद रखिए, इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि संविधान में अमेंडमेंट कैसे होगी, तो संविधान में अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। याद रखिए, आर्टिकल 2 से जो भी चेंज हो रहा है, चाहे आर्टिकल 3 से, आर्टिकल 2 और 3 से जो भी चेंज हो रहा है उसे संविधान में अमेंडमेंट ना मान के संविधान सुधार माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की वो संविधान सुधार है, अमेंडमेंट नहीं है, तो उसको किसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये देखिए, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and article 2 and 3 not be considered as amendment in the constitution under article 368। ये वाला आर्टिकल है जो 368 है, ये बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में जब 368 आर्टिकल पढ़ेगी तब समझाऊंगा, पर ध्यान से रखना है कि आर्टिकल 2 के अंदर चाहे 3 के अंदर जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, देखिए क्या है, दिस मीन दैट लॉ पास बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या है कि जो भी आप 2 और 3 में, जैसे मैंने बोला 2 से रिलेटेड कानून की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और 3 से रिलेटेड भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। कि चाहे 2 से नई स्टेट फॉर्मेशन करनी है, 3 से जो प्रेजेंट स्टेट है उससे तोड़ के नई बनानी है, लॉ कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कहां पे, लोकसभा और राज्यसभा में, यहां पे पेश होगा। तो जब लोकसभा और राज्यसभा को पास करना है तो किस मेजोरिटी से करना है, सिंपल मेजोरिटी होती है 50% प्लस 1, इस मेजोरिटी से बस उसको पास करना है, 50% प्लस 1। ये देखिए कितने वोट चाहिए, इसको ध्यान से समझिए, इसको अब इस तरीके को बनना ध्यान से। मान लीजिए जैसे इस क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट से ये पूछा गया कि ये जो है, जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछा गया कि जो मास्टर है क्वालिटी अच्छी पढ़ा रहा है नहीं है, आगे ये पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, तो आपको बोला गया कि सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करना है। ज्यादातर बंदों ने, देखिए इसका 50% प्लस 1 कितना हुआ, 16 बंदों ने बोला कि हाँ अच्छी पढ़ाता है, इन्हीं को कंटिन्यू रखो। 14 ने बोला नहीं अच्छी पढ़ाता है, तो ये बिल कैसा हो गया, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। तो मास्टर क्या करेगा, कंटिन्यू। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, इधर ध्यान से देखना है। स्पेशल मेजोरिटी 368 के अंदर है। 368 के अंदर तो 2 है, स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों से अनुमति लेनी होती है, वो 368 के अंदर ही अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इधर देखिए, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होती है 50% प्लस 1, स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 मतलब 66%, और एक ये स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट से, जितने हमारे हाफ स्टेट से कंसेंट लेनी है, कि 2/3 किससे पास करवाइए, पार्लियामेंट, और 28 में से 14 राज्य भी उस चीज से एग्री होने चाहिए। तो ये दोनों तो हमने अभी नहीं पढ़नी है, ये दोनों कहां पे लिखी है, 368 में। तो इसलिए याद रखिए, जो भी ये बिल पास होगा किससे होगा, स्पेशल मेजोरिटी। जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। इस 30 में से, जैसे सिंपल बोला, अगर 16 किसी चीज पे एग्री हैं तो वो बिल पास हो गया। अगर 14 एंटी हैं तो बिल, याद रखिए, कितने से पास कराना है, 50% 1। अगर इसको स्पेशल, याद रखिए, किसी बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है तो 30 का स्पेशल मेजोरिटी निकालिए, कितने से गया, 10। कितने एग्री होने चाहिए, 20। सिंपल मेजोरिटी में कितने एग्री होंगे, सिर्फ 16 एग्री होंगे, तभी बिल पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में बिल को पास करवाने के लिए कितनों की अनुमति चाहिए, 20 की चाहिए। तो इसलिए दोनों मेजोरिटी बड़ी होती है। तो याद रखिए, जो भी चेंज 2 के अंदर हो रहा है, आर्टिकल 2 के अंदर, चाहे आर्टिकल 3 के अंदर, उसको किसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, 368 के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। अभी आगे का जो 368 है, जब 368 आएगा तब अच्छे से बता दूंगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 की क्या है, उसका टाइटल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कितने आर्टिकल से लेके चलता है, आर्टिकल 1 से
4 तक। आर्टिकल 1 सिंपल बोलता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, कि जो इंडिया है वही भारत है, दोनों नाम है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, कि राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नई स्टेट, न्यू स्टेट, पर जो न्यू स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन होनी है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वहां से नहीं, बाहर से। अगर बाहर की स्टेट से करनी है तो आर्टिकल 2 से। पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट में। आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट प्लस उनकी बाउंड्री चेंज करनी, नाम चेंज करना। पर ये जो फॉर्मेशन हो रही है नई स्टेट की, किन स्टेट से हो रही है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट में, पर ये पावर भी किसके हाथ में, पार्लियामेंट में। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो भी हम ये चेंज कर रहे हैं 2 और 3 से, इसको 368 के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बिल को किस मेजोरिटी से पास किया जाएगा, सिंपल। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम ये 2 और 3 से बिल पास कर रहे हैं, इस संविधान में परिवर्तन नहीं है, ये 368 के अंदर आता ही नहीं है। इसको किससे पास किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी। ये जो स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ कंसर्न है, इसको 368 के अंदर समझाऊंगा। अभी मेरे को 100% पता है आपको, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया, इसको 368 के अंदर बता देंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो कल की क्लास होगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से ये जो स्टेट हैं इनका किस तरह स्टेट इवॉल्व हुई थी, कि प्रिंसली स्टेट थी उनको किस तरह इकट्ठा किया, और उसके बाद फर्दर कैसे हम स्टेट की फॉर्मेशन की। धन्यवाद।